डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग श्वसन क्या है, श्वसन के प्रकार, इनसे संबंधित जो भी टॉपिक्स थे सबको हम कंप्लीटली अध्ययन कर लिए हैं। अगला जो टॉपिक है ये नई टॉपिक है, ठीक है, परिवहन। परिवहन जिसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग बताइए कि अगर हमारे पैर के अंगूठे में चोट लग गया है और अंगूठे में दर्द हो रहा है तो हम क्या करते हैं? तो पेन किलर लेते हैं। पेन किलर खाते हैं तो हमारे आमाशय में जाता है, पेन किलर डाइजेस्ट होता है। फिर वह पेन किलर किस प्रकार, ठीक है, वो जहाँ पे अंगूठे में चोट लगा है वहाँ पे वो पेन किलर पहुँच जाता है और फिर हमारे दर्द को समाप्त कर देता है। ठीक है, आखिर कैसे वो पहुँच जाता है? ठीक है, या ये कहें कि भूख लगती है, भोजन करते हैं, भोजन हमारे आमाशय आंत में जाता है, पचता है, उसमें से जो भी लाभदायक पदार्थ होते हैं वो हमारी कोशिकाओं द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो किस प्रकार ये ब्रेन की कोशिका तक, हाथ की कोशिका तक, पैरों की कोशिकाओं तक इन लाभदायक पदार्थ को अवशोषित करके पहुंचा देते हैं। ठीक है, या ये कहें कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत से अनावश्यक पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, जो बॉडी के लिए हानिकारक है। ठीक है, ये वास्तव में देखा जाए तो यूरिया लीवर बनाता है, लीवर निर्माण करता है यूरिया का, और किस प्रकार इसको यूरिन में ला देते हैं और फिर बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। यूरिया लीवर में बनता है तो वहीं पर रहना चाहिए, किस प्रकार वो यूरिन में आ जाता है। इसका मतलब हमारे शरीर में कोई न कोई ऐसा सिस्टम है जो इनको पहुंचाने का काम करता है, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है। जो भी पदार्थ हम लोग ग्रहण करते हैं उन पदार्थों का पाचन हो जाने के बाद, चाहे लाभदायक हो या हानिकारक हो, या बॉडी के अंदर बने हुए जो भी हानिकारक अथवा लाभदायक पदार्थ है, उन सभी पदार्थों का शरीर के एक भाग से शरीर के दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। यानी शरीर के अंदर कोई न कोई ऐसा तंत्र है, ठीक है, जिनके माध्यम से उन सभी पदार्थों को शरीर के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसी क्रिया को हम परिवहन कहते हैं। परिवहन का मतलब होता ही है, ठीक है, जैसे परिवहन विभाग है, परिवहन विभाग क्या करता है? वो वस्तुओं को, ठीक है, लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार हमारी बॉडी में भी जो भी पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को, चाहे लाभदायक या हानिकारक है, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाए जाने का कार्य किया जाता है। उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि ग्रहण किए गए पदार्थों को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा वहां से उत्पन्न अतिरिक्त पदार्थ को लेकर किसी निश्चित स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। ठीक है, तो ये परिवहन क्रिया कहलाता है। परिवहन को हम संवहन भी कह सकते हैं, संवहन के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, परिवहन क्रिया में केवल लाभदायक पदार्थों को संवहन नहीं किया जाता है, बल्कि हानिकारक पदार्थ जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका भी संवहन होता है और उसे उचित स्थान तक पहुंचाया जाता है। जैसे यूरिया को भी पहुंचाया जाता है, यूरिन तक पहुंचाया जाता है, और फिर यूरिन जब बनता है तो किडनी जब फिल्ट्रेट करती है ब्लड को तो जो यूरिया है वो भी फिल्ट्रेट होता है, फिर यूरिन में आता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये परिवहन कहलाता है। अगला देखेंगे कि अगला टॉपिक है रुधिर परिवहन तंत्र। रुधिर परिवहन तंत्र है, रुधिर परिवहन तंत्र है, रुधिर परिवहन तंत्र, इसको कहते हैं ब्लड सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। देखेंगे ये क्या होता है, किसे कहेंगे। देखिए
जब परिवहन की क्रिया जो है रुधिर के संवहन के द्वारा होता है, जब परिवहन क्रिया रुधिर के संवहन के द्वारा होता है तब इसे हम रुधिर परिवहन कहते हैं। जब परिवहन की क्रिया रुधिर के माध्यम से होता है या रुधिर के द्वारा होता है तब इसे हम कहते हैं रुधिर परिवहन कहते हैं। ठीक है, और रुधिर परिवहन जो क्रिया है यह जिस तंत्र के माध्यम से होता है या जिस तंत्र की सहायता से होता है उस तंत्र को हम रुधिर परिवहन तंत्र कहते हैं। और रुधिर परिवहन तंत्र जो होता है वह रुधिर परिवहन या रुधिर परिसंचारी अंगों से मिलकर बना होता है। याद रखिएगा, रुधिर परिवहन तंत्र रुधिर परिवहन अंग अथवा रुधिर परिसंचारी अंगों से मिलकर बना होता है। जैसे हृदय है, रक्त है, रुधिर वाहिनियाँ हैं, लसिका है, लसिका वाहिनियाँ हैं, ये सभी के सभी अंग मिलकर एक अंग तंत्र की रचना करते हैं और उसी अंग तंत्र को हम क्या कहते हैं, रुधिर परिवहन तंत्र कहते हैं या रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं, इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की किसने की या रुधिर परिवहन तंत्र की खोज किसने की? तो याद रखिएगा, रुधिर परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की। कौन की? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की। ठीक है, अब रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हम रुधिर परिसंचारी अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्योंकि रुधिर परिसंचारी अंगों से ही रुधिर परिसंचरण तंत्र की रचना होती है। तो रुधिर परिसंचारी अंग कौन कौन से होते हैं देखेंगे। पहला जो होता है वो है ब्लड, ठीक है, रुधिर कहते हैं। दूसरा जो होता है हार्ट, ठीक है। तीसरा जो होता है वो है ब्लड वेसल्स, ठीक है, रुधिर वाहिनियां इसको कहते हैं। और चौथा जो होता है वो होता है लिम्फ, लसिका एंड लिम्फ वेसल्स, ठीक है। लिम्फ और लिम्फ वेसल्स है, यही जो है रुधिर परिसंचारी अंग होते हैं। ठीक है, रुधिर परिसंचारी अंग होते हैं या रुधिर परिवहन अंग होते हैं। ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्फ और लिम्फ वेसल्स, ये सभी आपस में मिल जाते हैं और एक अंग तंत्र की रचना करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इन्हीं अंगों के बारे में डिटेल पढ़ना है, फिर यह टॉपिक समाप्त होगा। ठीक है, तो पहला हम लोग स्टार्ट करें, पहला ब्लड से स्टार्ट करें। ब्लड से स्टार्ट किया जाए। ब्लड क्या है? ब्लड क्या है, ठीक है, या रुधिर क्या है, रुधिर किसे कहते हैं। ठीक है, तो रुधिर जो है तरल संयोजी ऊतक को हम रुधिर कहते हैं, याद रखिएगा। ब्लड का हम क्लास में जब भी क्वेश्चन करते हैं तो बच्चे ज़्यादातर इसका डेफिनेशन सही से नहीं दे पाते। कुछ बच्चे कहते हैं, कुछ आंसर सही देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कहते हैं कि रक्त जो होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, रक्त जो है लाल होता है। ठीक है, इस तरह डेफिनेशन देते हैं, लेकिन वास्तव में ये ब्लड का डेफिनेशन नहीं, ये ब्लड का जो है गुण है। ठीक है, यह गुण है, तो गुण को हम डेफिनेशन थोड़े कह सकते हैं। हाँ, तो देखेंगे तरल संयोजी ऊतक को ही हम ब्लड कहते हैं, तरल संयोजी ऊतक को ही हम क्या कहते हैं, ब्लड कहते हैं। और रुधिर जो होता है लाल होता है, कैसा होता है, लाल, रेड होता है, रेड, इसका कलर कैसा होता है, लाल होता है। ब्लड सबको ही देखा होगा। ठीक है, और ये जल से कुछ भारी होता है, ब्लड जो होता है जल से कुछ भारी होता है। इसको प्रयोग करके देख सकते हैं। अगर ब्लड को लेकर एक गिलास पानी भर लिया जाए और उसमें ब्लड के 1 से 2 बूंदे डाला जाए तो ब्लड जो है धीरे धीरे नीचे की ओर, पेंदी की ओर बैठना शुरू करेगा
रखिएगा। अगर भारी है तभी जाकर पानी में नीचे की ओर तली में बैठ रहा है, इसका मतलब जल से ब्लड जो होता है भारी होता है। ठीक है, और चिपचिपा होता है। देखते हैं कभी कभी कहीं कट जाता है तो जहाँ पे ब्लड निकल जाता है वहाँ पे जब ब्लड का कुछ थक्का बन जाता है तो वहाँ पे चिपचिपा महसूस होता है, ब्लड चिपचिपा होता है। स्वाद में नमकीन होता है। स्वाद तो सभी कोई चखा होगा, ब्लड का स्वाद सभी कोई चखा होगा, क्योंकि आए दिन मुंह में कहीं ना कहीं कट जाता है और ब्लड निकलता है तो वो निगल जाते हैं हम लोग, तो स्वाद भी क्लियर हो जाता है। तो नमकीन होता है। ब्लड का स्वाद कैसा होता है? नमकीन होता है और क्षारी होता है। याद रखिएगा, ब्लड का प्रकृति क्षारी होता है और इसका पीएच मान जो होता है, पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। लगभग इसका पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन है कि ब्लड का पीएच मान जो है 7.4 क्यों होता है, क्यों निश्चित होता है, क्यों नहीं परिवर्तित होता है? वास्तव में अगर देखा जाए तो ब्लड का पीएच मान अगर परिवर्तित हुआ तो बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी जैविक क्रियाएं हैं उनको प्रभावित करेगा। ठीक है, इसलिए प्रकृति ने ऐसा बना दिया है कि ब्लड का पीएच मान सदैव स्थिर बना रहता है। ठीक है, निश्चित बना रहता है। लेकिन निश्चित क्यों बना रहता है, किसके कारण, ये आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। ठीक है, तो पीएच मान जो होता है अगर नहीं आएगा तो इसका आंसर हम बताएंगे। 7.4 होता है, निश्चित होता है। ठीक है, और ब्लड जो होता है एक तरल ऊतक है। तरल ऊतक, इनमें जो तरल माध्यम होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तरल ऊतक होता है जिसमें तरल माध्यम जो होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और जो इसमें कणनुमा संरचना होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? रुधिर कणिकाएं कहते हैं, जो कि ये एक प्रकार की कोशिका है। ठीक है, रुधिर कणिकाएं कहते हैं, रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं कहते हैं या ब्लड कार्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड कार्पल्स, या कहीं कहीं ब्लड सेल भी दिया है, ब्लड सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा रक्त है, रक्त का डिफिनीशन, रक्त के जो गुण हैं उनके बारे में मैं बताया। हाँ, इसमें देखेंगे कि रक्त जो होता है मेल में फीमेल की तुलना में अधिक होता है। मेल में फीमेल की तुलना में अधिक होता है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की जो मात्रा होती है वो 7 से 8% होती है। याद रखिएगा, 7 से 8% रक्त होती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति मान लिया जाए स्वस्थ है, वयस्क है, 1 कुंतल का है, 100 kg का है, तो उसमें ब्लड लगभग 7 से 8 लीटर होगा। अगर वही व्यक्ति अगर मान लिया जाए 50 kg का है तो उसमें ब्लड जो होगा 3.5 लीटर से 4 लीटर होगा। अगर वयस्क है और स्वस्थ है तो ठीक है, अगर रोगी है तो ऐसा नहीं होगा, रोगी होगा तो कम हो सकता है। ठीक है, तो ये रही मात्राएं हैं। फीमेल में इससे कम होती है ब्लड की मात्रा। फीमेल्स जो होती हैं उनमें इनकी मात्राएं कम पाई जाती हैं, प्रकृति ने ही ऐसा बना दिया है। ठीक है, आगे देखेंगे अब रुधिर की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड, स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड, रुधिर की संरचना है, रक्त की संरचना है। देखेंगे रक्त जो है 2 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? यहाँ पे चार्ट बना देते हैं, इस चार्ट को आप लोग बना लेंगे। यहाँ पे चार्ट हम बना देते हैं। अगर ये चार्ट आप लोग को याद है तो इससे संबंधित बातें भी आसानी से याद कर लेंगे, इसलिए चार्ट याद होना चाहिए आप लोग को। हाँ, तो 2 ब्लड जो होता है 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। दूसरा जो होता है ब्लड कार्पल्स, ठीक है, ब्लड कार्पल्स है। ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कार्पल्स भी कई भागों से मिलकर बने होते हैं। ब्लड प्लाज्मा जो होता है ये टोटल रक्त का
लगभग 60% होता है, कहीं कहीं तो 55% दिया है, तो वो भी सही है। 55 से 60% ब्लड प्लाज्मा होता है, इसके हिस्सा होती है, और इसका जो होगा शेष 40% ब्लड कार्पल्स का जो है टोटल रक्त का 40% लगभग होता है, कहीं कहीं तो 45 दिया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ब्लड प्लाज्मा जो है, ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स घुले होते हैं या पाए जाते हैं। कौन कौन से देखेंगे? ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो होता है लगभग 8% होता है। टोटल जितने पदार्थ उसमें घुले होते हैं, ठीक है, उसमें से 8% जो होता है ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, दूसरा जो होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स के पचे हुए भाग, ठीक है, प्रोटीन के पचे हुए जैसे एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड, वसा का पचा हुआ भाग, फैटी एसिड्स, हार्मोन्स पाए जाते हैं, हिपैरिन पाया जाता है, और प्रोथ्रोम्बिन, और भी बहुत तमाम तरह की चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट देखेंगे, प्रोटीन, फैटी एसिड, हार्मोन्स, इसके अलावा हार्मोन्स के अलावा प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, हिपैरिन, हिपैरिन, ये कट गया है थोड़ा सा, और ऊपर इसको लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कट रहा है। हिपैरिन, ठीक है, तो ये रहा। और भी इसमें कार्बनिक मटेरियल्स होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के पचे भाग होते हैं, ठीक है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और भी जो होते हैं पाए जाते हैं। हाँ, इसमें देखेंगे कि ये लगभग 1 से 2% भाग होता है। इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है ये 1 से 2% भाग होता है। और कौन कौन से इनऑर्गेनिक पाए जाते हैं? NaCl, साधारण नमक, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन, CO3, क्लोराइड आयन, ठीक है, इसके अतिरिक्त सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के फास्फेट, सल्फेट और बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट, ठीक है, फास्फेट और बाइकार्बोनेट, ये सभी पाए जाते हैं। ये सभी के सभी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स पाए जाते हैं। ठीक है, NaCl के पाए जाने के कारण स्वाद जो ब्लड का होता है वो नमकीन होता है। NaCl के पाए जाने के कारण ही रक्त का स्वाद जो होता है नमकीन होता है। ब्लड कार्पल्स में देखेंगे, ब्लड कार्पल्स जो है ये 3 प्रकार के इसमें कणिकाएं होती हैं। कौन कौन से? एक होता है RBCS, इसे लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं या रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। या इसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट भी है, यहाँ पे यही काम है। दूसरा है WBCS, इसको कहते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं या इसको व्हाइट ब्लड कार्पल्स कहते हैं। और तीसरा जो प्लेटलेट्स है,
प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स हैं, ये प्लेटलेट्स हैं, ये 3 भाग होते हैं रुधिर कणिकाएं, ठीक है। इसमें देखेंगे WBC भी 2 प्रकार का होता है। WBC भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक जो होता है वो होता है ग्रानुलोसाइट, ठीक है, ग्रानुलोसाइट। दूसरा जो होता है ए ग्रानुलोसाइट, ठीक है। ग्रानुलोसाइट भी जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ये होते हैं एसिडोफिल्स, इसको एसिनोफिल्स भी कहा जाता है, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ये 3 होते हैं ग्रानुलोसाइट, ठीक है। और दूसरा जो होता है, ठीक है, जहां हम लिख देते हैं, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक ग्रानुलोसाइट भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है लिम्फोसाइट और दूसरा जो होता है मोनोसाइट्स। ये रहा, एक ग्रानुलोसाइट 2 होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। तो ये रहा ब्लड का जो स्ट्रक्चर है। इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हमें डिटेल जानना है। अगर ये आप लोग को चार्ट याद है, ठीक है, अगर ये चार्ट याद है तो आप लोग के को जो भी बातें आगे समझाएंगे सभी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। और मैक्सिमम चीज़ें आप लोग जान जाएंगे, ठीक है। तो इस चार्ट को जरूर बनाइएगा अपने कॉपी में, जब भी नोट्स बनाइएगा तो इस चार्ट को जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। फिर कल हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से प्लाज्मा से। अगले दिन जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो प्लाज्मा से स्टार्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। और प्लाज्मा के ये जितने भी भाग हैं इनके बारे में पढ़ते हुए, ठीक है, फिर ब्लड कार्पस पे आएंगे, तब RBC, WBC, प्लेटलेट्स, फिर WBC के प्रकार, इन तीनों के कार्य, ठीक है, इन तीनों के कार्य, प्लाज्मा का भी कार्य, सभी तब अध्ययन किया जाएगा, तब जाकर ब्लड समाप्त होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।